नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार से लोग संसाधन बन जाते हैं एक व्यक्ति में अगर उसके अंदर शिक्षा दिया जाए, उसको स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं दिया जाए, तो वह व्यक्ति क्या काम करता है, एक अच्छा संसाधन बनकर के आता है। जैसे कि अगर आप लोग पढ़े लिखेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, कहीं जा करके एक अच्छी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर कोई पुलिस लाइन में जाएंगे, तो वहाँ पर अपनी सेवा देंगे। तो आप एक प्रकार का संसाधन के रूप में काम करेंगे। तो वो होता है दोस्तों संसाधन के रूप में लोग। मैंने इस वीडियो को इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने दे दिया है। आज मैं इसका सेकंड लेक्चर दोस्तों तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को 2 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यह बुक है इकोनॉमिक्स की, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में, अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम में मैं आप लोगों को दोस्तों बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जहाँ पर हम लोगों ने कल खत्म किया था उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पढ़ना था स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आखिर होता क्या है? तो आप जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि स्वास्थ्य होता क्या है। आप लोग स्वयं से भी बता सकते हो कि दोस्तों स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए, आप जहाँ पर भी काम करने के लिए जाएंगे, किसी भी फर्म में काम करने के लिए जाएंगे, तो दोस्तों आपको उस फर्म में स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक अस्वस्थ व्यक्ति जो होता है, उसकी कार्य क्षमता में गिरावट आ जाती है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप उतनी अच्छी काम नहीं कर पाएँगे जितना अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति करता है। इसी कारण से जो भी काम करते हैं उनको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी कारण से सरकार ने भी यह हॉस्पिटल बनाया हुआ है। सरकार अलग-अलग प्रकार के हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, जिसमें जिला हॉस्पिटल एक आपका मेन है। तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों का स्वास्थ्य देखभाल किया जाता है, लोगों की दवाइयाँ दी जाती हैं अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में और अधिक मात्रा में। देखिए दोस्तों, जब अगर प्रारंभ की बात किया जाए तो प्रारंभ में लोग बहुत जल्दी ही क्या होते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। किस कारण से मृत्यु हो जाती थी? उन्हें किसी न किसी प्रकार के रोग हो जाते थे। तो उन रोगों के कारण इंडिया में दवाइयाँ नहीं होती थी और इस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती थी। सबसे ज़्यादा प्रारंभ में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होती थी। जो बच्चे पैदा होते थे तो उनकी 1 साल से पहले ही मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी। इसी कारण से लोग क्या करने लगे, और अधिक बच्चे पैदा कर रहे थे कि अगर एक मर जाएगा तो दूसरा रहेगा। तो यही कारण था, क्योंकि स्वास्थ्य की देखभाल की सेवाएँ प्रारंभ में सही नहीं थीं। लेकिन आज के समय में सही हो गई हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए दोस्तों, जीवन प्रत्याशा मतलब आप कितने समय तक जीवित रह पाएँगे। एक एवरेज अगर देखा जाए तो 2016 में 69.4 मतलब 69.4% ईयर ऐसा है कि आप लोग इतना तो जिएंगे ही जिएंगे। अब उससे और अधिक मात्रा में आप जिएंगे, क्योंकि और 69.4% से अब जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। लगभग आप 72 या 73 साल अब आप जिएंगे। मतलब अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी जीवन प्रत्याशा लगभग इतनी रहेगी, 70 के ऊपर ही रहेगी। ठीक है। तो शिशु शिशु मृत्यु दर देखा जाए तो दोस्तों प्रारंभ में कितना था, 1951 में अगर देखा तो जाए तो 147 बच्चे जो हैं जीते थे। तो जन्म दर अगर दोस्तों देखा जाए तो जन्म दर कितना है, 20.0 2018 में है। मृत्यु दर कितना है, 6 है। अब एक बार आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है। ये सब आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। देखिए दोस्तों, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, 1 साल से कम आयु के शिशु की जो मृत्यु होती है उसे ही शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा हुआ, उसकी उम्र 1 साल से कम है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसी को शिशु मृत्यु दर कहेंगे।
दूसरा क्या बोला जा रहा है, जन्म दर क्या होता है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या होती है। मतलब 1000 व्यक्तियों में कितने शिशु जन्म लिए हैं, उन्हीं व्यक्तियों की संख्या को क्या बोला जाता है, जन्म दर। उसी प्रकार मृत्यु दर क्या होती है, 1000 शिशु में मतलब बच्चों में मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो दोस्तों, प्रारंभ में शिशु मृत्यु दर अधिक था, लेकिन अब देखा जाए तो अब इतना अधिक हॉस्पिटल खुल गया है, इसी कारण से शिशु मृत्यु दर घट करके 2020 में 28 आ गई है। मतलब 1000 व्यक्तियों में 28 बच्चे जो हैं आज के समय में भी मृत्यु हो रहे हैं, जो पहले 147 थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं भारत में। अब क्या आप लोग बता सकते हैं, अब एक चीज़ और आप लोग दोस्तों आंकड़ा देख लीजिए कि आंकड़ा क्या बताता है हमारा। देखिए, हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल 2014 में लगभग 1,82,000 थे, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो 1,94,000 हॉस्पिटल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों देख लीजिए, 2014 की बात कर रही है, 2021 में 1,94,000 हो गए हैं। मतलब हॉस्पिटल अभी भी बढ़ रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है। औषधालय की बात या हॉस्पिटल की बात करें, अस्पताल जिसे कहते हैं, तो 29,000 से लेकर पहले थे, आज के समय में 36,000 हो गए। मतलब 2014 से लेकर 2021 तक की बात की जा रही है। बिस्तर अगर देखें तो बिस्तर कितने थे दोस्तों, 6,75,000 से लेकर के आज के समय में लगभग 8 लाख हो गए हैं। 8.5 लाख बिस्तर आज के समय में हैं। ये सभी चीज़ें सरकारी बात की जा रही है, प्राइवेट को नहीं बल्कि सरकारी चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। राज्य चिकित्सक परिषद और भारतीय चिकित्सक परिषद में अगर पंजीकृत डॉक्टर की बात करें तो 41,000 थे। इसी प्रकार नर्सिंग कर्मी की बात करें, जो नर्स थे जो काम करते हैं वो लोगों की बात करें तो 26 लाख से बढ़ कर के आज लगभग कितने हो गए हैं, 45 लाख हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें भारत में चल रही हैं। हॉस्पिटल में इतने आंकड़े हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि भारत जो कि इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है, क्या अभी भी हॉस्पिटल की आवश्यकता होगी? तो कहेंगे दोस्तों हाँ, क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल बहुत कम है। अगर स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या देखा जाए तो भी कम है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए अभी भी इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होनी आवश्यक है। जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं उन सभी चीज़ों की वृद्धि होनी दोस्तों आवश्यक है, अभी भी, आज भी। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रियाकलाप में कह रहा है दोस्तों, आप लोग अपने हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पर जा कर के कुछ चीज़ें पता कर सकते हैं कि वहाँ पर कितने बिस्तर हैं, कितने हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं, कितने नर्स कार्य कर रहे हैं। इन सब की सूची आप लोग दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अनेक स्थान ऐसे भी हैं भारत में जहाँ पर मौलिक सुविधाएं भी नहीं हैं। अभी दूर दराज के अगर गांव में देखा जाए दोस्तों तो इन सभी चीज़ों की बहुत कमी है। ठीक है, अगर भारत में कुल देखा जाए तो 542 मेडिकल कॉलेज हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं दोस्तों उसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है। तो 542 हैं भारत में आज के समय में। 313 डेंटल कॉलेज हैं, मतलब दांतों का इलाज करते हैं। केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटल हैं। कौन कौन सा राज्य है दोस्तों? वो 4 राज्य है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये राज्य जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा हैं। मतलब इन जो हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की संख्या ज़्यादा है, उत्तर भारत से कम। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होता है? तो
चलिए अब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी क्या होता है, बेरोज़गार कौन से लोग बेरोज़गार होते हैं, कौन से लोग बेरोज़गार नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके घरों में भी आप लोग पता कर सकते हैं। अगर मैं जब बता दूँगा तो आप लोगों को ये पता हो जाएगा कि कितने लोग बेरोज़गार आपके घर में हैं, कितने लोग बेरोज़गार आपके घर में नहीं हैं। तो वो सभी लोग जो काम करने के इच्छुक हैं, जिस मज़दूरी पर काम मिल रहा है उस मज़दूरी पर काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन अभी भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे कि वो बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी क्या होता है? उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकें, ठीक है? इन्हीं को बेरोज़गार लोग कहा जाता है। जैसी जो मज़दूरी चल रही है, उस मज़दूरी पर वो तो काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग कहोगे कि ये बेरोज़गार हैं, क्योंकि इनको काम नहीं मिल पा रहा है। अब इसकी भी एक सीमा होती है दोस्तों, ठीक है? पहली तो बात ये कि मैंने कहा क्या कि वो सभी लोग जो काम करने के इच्छुक हों, उन्हीं को कहेंगे बेरोज़गार है जब उनको काम नहीं मिल पाएगा तो। लेकिन अब देखिए इनकी उम्र कितना होता है, 15 से 59 वर्ष के बीच में होने चाहिए। ये नहीं कि अब 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, जैसे दादा-दादी हो गए, तो उन लोगों को बेरोज़गार नहीं कहा जाएगा। वो लोग जो 15 साल के नीचे हैं, जैसे कि 14 साल के हैं, 13 साल, 12 साल के हैं, उन लोगों को भी बेरोज़गार नहीं कहा जाएगा। जैसे कि आप लोग हैं दोस्तों, आप लोगों को बेरोज़गार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों की उतनी उम्र नहीं हो पाई है कि आप लोग जो है काम कर सकें। तो सरकार ने एक सीमा बनाया है, कितना 15 साल से लेकर के 59 साल के बीच में जितने बच्चे रहते हैं, उनको ही अगर काम कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो वही बेरोज़गार लोग कहलाते हैं, ठीक है? इस प्रकार की आपके घर में अगर देखा जाए तो आपके घर में आपकी मम्मी दोस्तों, आपकी मम्मी को बेरोज़गार नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि हम जाकर के बाहर काम करें, उनका इच्छा ये नहीं है। आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, वो लोग भी बेरोज़गार नहीं हैं। आपके जो दादा-दादी हैं, वो लोग भी बेरोज़गार नहीं हैं। तो बेरोज़गार वो लोग हैं जो लोगों की उम्र 15 से 59 साल के बीच में रहती है, तो इन लोगों को तो बेरोज़गार कहा जाता है। तो आप लोगों को दोस्तों ये तो पता चल गया कि लोग बेरोज़गार क्यों होते हैं, बेरोज़गारी क्या होती है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि बेरोज़गारी आखिर कितने प्रकार की होती है, ठीक है? अब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा दोस्तों। बेरोज़गारी देखिए दोस्तों 2 स्थानों पर होती है, एक तो गाँव में होती है, दूसरा नगरों में होती है। नगर की बात करें तो दोस्तों शहर, आप लोग देखोगे कि गाँव में भी बेरोज़गारी पाई जाएगी, शहर जो है जिसे नगर बोलते हैं वहाँ पर भी बेरोज़गारी पाई जाएगी। गाँव में अगर बात किया जाए तो दोस्तों 2 प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है, एक तो मौसमी बेरोज़गारी पाई जाती है, दूसरा प्रच्छन्न बेरोज़गारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोज़गारी क्या होती है दोस्तों? जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे तो कुछ ही दिनों में, जैसे कि गेहूँ की कटाई हो रही है तो केवल गेहूँ की कटाई के दिनों में कुछ महीनों में लोगों को गाँव में रोज़गार मिल जाता है, गेहूँ काटने का या दाने का, फिर उसको भूसा निकालने का।